Hello future judges and welcome to the new series of Legal Maestro Educators जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट्स। आज हम आपके साथ फरवरी 2024 का सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम केस को समझेंगे। आई एम सुमेधा माहेश्वरी. These are my qualifications. Additionally, I have written 5 main examinations and taken 2 judiciary interviews. I am here to guide you in your judiciary journey. So, let us begin this case by understanding कि electoral bond होता क्या है। Electoral bond एक तरह का promissory note होता है जिसमें जो भी व्यक्ति contribute करना चाह रहा है वो issuing बैंक को उतना ही अमाउंट दे देता है और issuing बैंक उसके रिटर्न में ये electoral bond issue करता है जो कि contribute करने वाला इंसान उस political party को दे देता है जिसका भी वो कंट्रीब्यूशन जिसे भी वो देना चाहता है। सो फॉर इंस्टेंस ए XYZ पॉलिटिकल पार्टी को 50,000 रुपीज कंट्रीब्यूट करना चाहता है। सो ए विल परचेज दिस बॉन्ड फॉर 50,000 रुपीज फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड द पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड इन द बॉन्ड कैन एनकैश दैट बॉन्ड फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में लॉन्च किया था। दिस इज नोन एज द इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम केस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह क्लेम किया था कि इस स्कीम से वोटर्स बहुत ही आसानी से अपनी अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टीज को फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे। इससे जो ब्लैक मनी कंट्रीब्यूशंस मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को वो कर्ब हो सकेंगे और साथ साथ वोटर्स की अनोनिमिटी बनी रहेगी, कंट्रीब्यूटर्स की अनोनिमिटी बनी रहेगी कि उन्होंने किस पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट किया है ये पता नहीं चल पाएगा। इससे उनकी सेफ्टी पे, उनकी प्राइवेसी पे कोई इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली दिस स्कीम वाज चैलेंज्ड इन द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हम ये देखेंगे कि इस स्कीम पे क्या क्या चैलेंजेस थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन चैलेंजेस पे क्या क्या जजमेंट दिया है। द नेम ऑफ दिस केस इज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसकी साइटेशन है 2024 INSC 113. This judgment was given by the 5-judge constitutional bench of the Supreme Court of India, which consisted of Chief Justice of India, Justice D.Y. Chandrachud, and Justices Sanjeev Khanna, B.R. Gavai, J.B. Pardewala, and Manoj Mishra. Let us understand कि इस केस में इश्यूज क्या क्या थे। तो जो पहला इशू है वो ये था कि जो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस की, यानी कि जो एनोनिमिटी का फीचर है वो किस हद तक अमेंडमेंट्स जो कि दूसरे लॉज में किए गए हैं उनके साथ में ठीक बैठ रहा है। तो ये जानना था कि ये अमेंडमेंट्स जो सेक्शन 29C ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में किए गए हैं, 183 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 13A क्लॉज B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में जितने भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं आर दे वायलेटिव ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वोटर्स की अनोनिमिटी एक तरफ और साथ ही साथ आर्टिकल 19(1)A में जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो एक तरफ। तो इनके बीच में क्या किसी तरह का बैलेंस एस्टैब्लिश हो पाया है या नहीं? क्या ये अमेंडमेंट्स वायलेटिव है आर्टिकल 19(1)A के? तो जो नेक्स्ट इशू है वो ये था कि जब अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग होगी पॉलिटिकल पार्टीज को तो क्या फ्री एंड फेयर प्रिंसिपल जो है इलेक्शंस का वो वायलेट होगा या नहीं? अब पॉलिटिकल पार्टीज कितनी भी कंपनीज से, कितनी भी कॉर्पोरेट ऑफिसर्स से फंडिंग ले सकते हैं, तो क्या वो कंपनीज इन रिटर्न पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में कुछ इन्फ्लुएंस नहीं मांगेंगी? ये दोनों इश्यूज के साथ में और भी कई गाइडलाइंस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। तो आइए समझते हैं इसका जजमेंट। इस डिसीजन में पहले सबसे सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है दैट पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो एक्सेस टू लेजिस्लेटर्स बढ़ा देते हैं। जो भी जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पा रहा है शायद वो लेजिस्लेटर्स के साथ, यानी कि जो भी पार्टी पावर में आती है उनके साथ उतना ही ज्यादा इन्फ्लुएंस रख सकेगा। लेजिटिमेट पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी कि फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू अ पॉलिटिकल पार्टी वुड लीड टू अ क्विड प्रो को अरेंजमेंट बिटवीन द पार्टी एंड द कॉन्ट्रीब्यूटर। अब कॉन्ट्रीब्यूटर ये चाहेगा कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी कंपनी को फायदा देने वाले लॉज फ्रेम किए जाएं।
और नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह हेल्ड किया कि इस स्कीम ने जो भी इम्प्यून प्रोविजंस जो अमेंड किए हैं डिफरेंट डिफरेंट लॉज में, उन्होंने इन्फ्रिंज किया है राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ द वोटर बाय अनोनिमाइजिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और ये एक बहुत बड़ा वायलेशन है आर्टिकल 19(1)(a) का। नेक्स्ट थिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है वो ये है कि जो ब्लैक मनी को कर्व करने का जो रीजन दिया गया है इस स्कीम के पीछे, दैट इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू द राइट टू इंफॉर्मेशन जो छीना गया है। ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए अपेक्स कोर्ट ने कहा है कि दूसरे भी कई मेथड्स हैं, मींस अदर देन इलेक्टोरल बॉन्ड्स टू अचीव द पर्पस ऑफ कर्बिंग ब्लैक मनी। तो ये जो इन्फ्रिंजमेंट है राइट टू इंफॉर्मेशन का, दिस इज नॉट जस्टिफाइड एंड द कोर्ट अल्टीमेटली हेल्ड कि इनकम टैक्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और कंपनीज एक्ट में जो भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। इसके साथ ही अपेक्स कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया कि सेक्शन 182 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट को हटाना, उसे रिमूव करना आर्बिट्रेरी था एंड इट वाज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। अनलिमिटेड कॉर्पोरेट कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं किए जा सकते, उससे हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जो प्रिंसिपल है वो वायलेट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस अब तक पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंडर रिसीव किए हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ECI को दी जाए। एडिशनली द कोर्ट ऑर्डर्ड directed the State Bank of India to stop issuing electoral bonds and submit the details of the electoral bonds जो अब तक परचेज किए गए हैं 2019 से लेकर के आज की डेट तक, यानी कि जजमेंट की डेट तक, और उसकी डिटेल्स वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जजमेंट के 3 वीक्स के अंदर अंदर सप्लाई करेंगे। मोर ओवर अपेक्स कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया है कि इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये इंफॉर्मेशन शेयर करेगा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन को देगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स वैलिडिटी के पीरियड में हैं पर 15 डेज में जिन्हें एनकैश नहीं किया है पॉलिटिकल पार्टीज ने, पॉलिटिकल पार्टीज को अब उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अपनी इशुइंग बैंक्स को या फिर अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूटर्स को रिटर्न करना होगा। यहाँ पे इशुइंग बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे सभी बॉन्ड्स को रिटर्न करना होगा जो उन्होंने अभी तक एनकैश नहीं किए हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम केस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डेमोक्रेसी को यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के प्रिंसिपल्स को बचाने के लिए इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को और इससे किए गए अमेंडमेंट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड किया है। थैंक यू very much for watching this video and I hope you like this video. Please like, share and subscribe Legal Maestro Educators for more such interesting cases.